ये बताइए। गुरुजी प्रणाम। गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयति च पितृवर्त दर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। जानना और समझने में अंतर ये होता है, समझना काफी महत्वपूर्ण है, जानने से कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा। मेन इज अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको किसी बात की समझ है तो समझ लीजिए आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास समझ नहीं तो समझ लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं। कोई भी व्यक्ति जीवन में तब तक आगे बढ़ नहीं सकता जब तक उस व्यक्ति के पास समझ ना हो। काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए। आज का विषय है जिसपे हम सभी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप लोग समझ लीजिए, बिकॉज इसका आप लोग को उपयोग करना पड़ेगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसका हर व्यक्ति को उपयोग करना पड़ता है और यही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी किसी जातक की कुंडली आपको चेक करने को मिले, उस कुंडली में जो उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस समय की जो दशा, महादशा, अंतरदशा होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये जानेंगे कैसे? इसको विंशोत्तरी महादशा कहते हैं, 120 साल की होती है। इसमें प्रत्येक प्लैनेट को कुछ न कुछ वर्ष दिए गए। आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें एड बॉक्स। देखिए, ये है बॉक्स जिसको आप समझने की कोशिश करिए। इस जातक के जीवन की शुरुआत में सूर्य जो है 13 अप्रैल 1999 तक था। उसके बाद अभी 13 अप्रैल 2009 तक चंद्रमा की महादशा थी। उसके बाद मंगल की, उसके बाद राहु की, उसके बाद जुपिटर की, उसके बाद शनि की, उसके बाद मरकरी की। तो ये जो महादशाएं होती है वो कितने कितने वर्षों की होती है? किसी भी प्लैनेट की महादशा कितने साल की होती है? सो महादशा का एक निश्चित समय होता है, वो इनफाइनाइट पीरियड तक नहीं चलेगी। हर प्लैनेट की महादशा का समय निर्धारित होता है।
और ये महादशा का समय ही व्यक्ति के जीवन में उसके फलादेशों को बताएगा। और उस पर्टिकुलर कुंडली में अगर आप देखें तो ये वाला स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। इसका मेन पॉइंट जो हम लोग बताना चाहते हैं, जैसे सूर्य, इसकी महादशा 6 वर्ष तक चलती है। चंद्रमा ये 10 वर्ष तक होता है। मंगल और केतु ये 7 वर्ष तक होती है। बुध और गुरु की 16 वर्ष तक। शुक्र की महादशा जो है 20 वर्ष तक होगी और शनि की 19 साल तक। राहु की 18 वर्ष। तो ये जो पर्टिकुलर प्रभाव होते हैं, जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष तक, चंद्रमा की 10 वर्ष, तो ऐसा नहीं है कि उस महादशा में वीडियो से नहीं है, उस महादशा में केवल सूर्य का ही प्रभाव है। उस महादशा के अंदर अंतर्दशा भी होगी, प्रत्यंतर दशा भी होगी। तो जातक के अंदर जो प्रभाव होता है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूर्य कभी अकेले नहीं आएगा। सूर्य की महादशा होगी, सूर्य की अंतर्दशा होगी, सूर्य की, फिर हो सकता है चंद्रमा का प्रत्यंतर हो जाए। सबसे ज्यादा वर्षों तक शुक्र की महादशा चलती है, 20 साल तक। गुरु की और बुध की 16 साल तक। मंगल और केतु की 10 वर्ष तक। सबसे कम किसकी महादशा चलती है? सूर्य की, 6 साल तक। तो ये जो महादशा होती है, ये करेगी क्या व्यक्ति के ऊपर? व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें एक बात समझनी चाहिए कि जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी महादशा अच्छी जाती है। शुभ ग्रहों की महादशाएं अच्छी जाएंगी। पर ऐसा नहीं है कि जो ग्रह शुभ नहीं है वो भी कुछ नहीं देगी। कभी कभी होता यह है कि शनि अपनी महादशा के शुरुआती कालों में पीड़ा देता है, लेकिन जब वो खत्म होने को आएगी तो व्यक्ति को बहुत सारा रिवार्ड देगा। वहीं जब राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति की नींद गायब हो जाती है। एक कॉमन फीचर है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। इतने सारा विचार आ जाएगा, मन में भ्रम उत्पन्न होगा कि व्यक्ति जो है निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है तो क्या करता है? वो अपने जीवन में कोई भी घटना घटित हो रही हो, कोई दुर्घटना घटित हो रही हो, उसकी जिम्मेदारी दूसरों को दे देगा। तो ये महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, अब इसको हम कैसे किसी चार्ट में अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो मेथड है, देखिए, विंशोत्तरी महादशा आपके पास ये हो गई। अब इसमें देखिए आज का समय जो है किस महादशा में आ रहा है। आज का समय अगर हम चेक करेंगे तो ये राहु की महादशा में आ रहा है। देखिए 13 अप्रैल 2034 तक राहु है। 2016 से लेके 2034 तक ये जातक राहु की महादशा में होगा। इसको अगर आप माइनटली आप ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट में होगा। देखिए 2027 तक राहु में केतु है। अभी की जो महादशा अंतर प्रत्यंतर है, इस समय इस जातक के ऊपर इस समय इस जातक के ऊपर देखा जाए, राहु में शनि और शुक्र 18 नवंबर तक था। अभी ये जातक जो है राहु में शनि और सूर्य के साथ है। तो राहु की महादशा है, शनि का अंतर है, वह सूर्य का प्रत्यंतर है। अब इसका उपयोग क्या है? हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस नॉलेज? इस ज्ञान को आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस ज्ञान को उपयोग करने का जो विधि होती है वो ये होती है कि आप चेक करो कि वह व्यक्ति जो है अभी किस अवस्था में है, राहु, शनि, सूर्य। तो इसके लिए शॉर्टकट अगर हम समझें तो बहुत अच्छे से समझिएगा। ये व्यक्ति जो है अभी राहु की महादशा को छोड़ दीजिए, बहुत लंबी हो गई, शनि और सूर्य में है ये। क्योंकि जो लंबी महादशाएं होती हैं उनका प्रेडिक्शन नहीं करते। प्रेडिक्शन नहीं करने का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रेडिक्शन भी करोगे तो नोबडी विल पे वैल्यू टू यू।
अगर आप किसी को कह दो कि 18 वर्ष के अंदर आपके पास मकान हो जाएगा, 10 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी और 5 साल के अंदर तो कोई आपको बच्चा हो जाएगा, तो नोबडी विल बिलीव, ये तो कोई प्रेडिक्शन हुआ ही नहीं। तो कभी भी लंबे समय के प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, तो महादशा को छोड़ दीजिए। अब आप अंतर और प्रत्यंतर को देखो। शनि में सूर्य का प्रत्यंतर है, तो शनि में सूर्य का प्रत्यंतर यहाँ पे इसको अगर हम इस वाले चार्ट से यूटिलाइज करेंगे, जिसको कहते हैं केपी पद्धति, बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें देखिए शनि 9वां हाउस, 7वां, 8वां, 9वां, और सूर्य का प्रत्यंतर है। सूर्य को चेक करिए, अगर शनि के बारे में हम लिखें तो शनि को लिखेंगे 7, 8, 9, और सूर्य के बारे में लिखना हो तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। सूर्य देखिए यहाँ पे 5, 5, 12। हम लोगों ने जो शुरू में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 6, 8, 12 हाउसेज अच्छी नहीं होती। 6 हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस ये अच्छे हाउस नहीं माने जाते। दूसरी बातें हमने पढ़ी थी कि 9वां भाव भाग्य भाव का होता है, 12वां विदेश यात्रा का है, 12वां जेल यात्रा का है, 12वां व्यक्ति का बेडरूम है, अष्टम जो है गहन चिंतन ले आता है, ज्योतिष है, शोध है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, फिजिकल रिलेशनशिप है। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इस जातक को देखिए, इसका 5, 8, 12 एक्टिव है। देखिए ध्यान से मिला के देखिए, पंचम भाव एक्टिवेटेड है, 8वां है, 12वां है। अब इस स्थिति में होगा क्या, ये जातक इस समय किसी न किसी व्यक्ति के संगत में पढ़ करके परेशान होगा। और ये कंक्लूजन निकला कैसे, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कब खत्म होगा, तो आप देखिए जब शनि के बाद मून आ रहा है, यहाँ पे 9 जनवरी तक सूर्य है, इसके बाद मून आएगा। चंद्रमा देखिए 5, 3, 2, 3, तो अभी भी पंचम भाव एक्टिवेटेड है। पंचम मतलब प्रेम, पंचम मतलब शिक्षा, पंचम मतलब संतान, 5th हाउस। तो ये व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम में फंसा होगा। तो इस तरह कोरिलेट करके आप जो है प्रिडिक्शन कर सकते हो। सामान्य सी घटनाओं को अगर हम समझे तो जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी दशा, अंतरदशा, महादशा ये व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम ले आती है। अब जो अशुभ ग्रह होते हैं उनकी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा ये व्यक्ति के जीवन में बुरे परिणाम ले आती है। तो इस तरह आप प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन करने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताना है। दूसरी बात, एक और चार्ट आता है जिसको बोलते हैं गोचर। गोचर का मतलब समझने का कोशिश करिए। गोचर का मतलब आज के समय ग्रहों की स्थिति कुंडली में क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे समझिए, जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 कुंडलियां होनी चाहिए। एक व्यक्ति की लग्न कुंडली जो जन्म के समय बनती है, दूसरी नौमांश ये वाली कुंडली, ये नौमांश है, और तीसरी कुंडली जो आपको देखनी चाहिए वो व्यक्ति का गोचर देखना चाहिए कि गोचर में क्या क्या चल रहा है। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट टुडे। अब आपको गोचर पे दिखाते रहो। ये देखिए, ये गोचर। अब इन 3 कुंडलियों को आप मिलाएंगे, सिर्फ विंशोत्तरी महादशा पे प्रेडिक्शन नहीं चलती, हमेशा समझिएगा। कोई भी एक चार्ट पूरा फलादेश करने में सक्षम नहीं होता, पर जब हम अध्ययन करते हैं तो एक एक चार्ट को खोल खोल करके अध्ययन करते हैं। अब हम इसको समराइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस जातक की को अगर आप देखें, अभी मून कहाँ पे है देखिए। तो वॉइस नहीं आ रही। एकदम नहीं आ रही कि थोड़ी बहुत आ रही है? अब आ रही है? आ रही है, पर आ रही परफेक्ट। सर पूरी आ रही है, परफेक्टली आ रही है। अच्छी आ रही है सर। देखिए यहाँ पे केतु का मून के साथ कंजंक्शन है, केतु का मून के साथ कंजंक्शन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे फास्ट मूवमेंट जो है कुंडली में चंद्रमा का होता है। 2.5 दिन मैक्सिमम वो एक प्लेस पे रहता है। अब इसमें होगा क्या कि केतु का मून से कंजंक्शन, अगर आज मुझे इस व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे कि आपका मन पीड़ित होगा।
केतु ने कंजंक्शन रखा है, अब वो पूछे कब तक रहेगा, 2-2.5 दिन रहेगा। ये तुरंत की मतलब समस्या है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक चलेगी। बाकी जितने प्लैनेट है वो तो लंबे समय तक अपना ट्रांजिट करते रहते हैं। जैसे दूसरी बात, अब थोड़ा आगे बढ़िए इसमें, देखिए ये जो थर्ड हाउस है, इसमें वीनस, सन और मरकरी है। अब यहाँ पे पास आपके पास आ गई कि इतने ग्रहों की युति, वो दिमाग में आपके पास है। सैटर्न इसके पंचम भाव में विद्यमान, यहाँ पे देखिए ये 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न। इन जातक की जो एज है 1996 की है, क्या बॉर्न है, अभी ये अराउंड 24-26 में है। इनके जीवन में प्रेम में कोई ना कोई समस्या चल रही है, ये परेशान होंगे। अगर इनका किसी से प्रेम होगा तो वो टूटने के कगार पे होगा, काफी उसको उसमें मेहनत करनी पड़ती होगी। ये प्रेडिक्शन आपको कहां से मिला, कैसे आप इसको जान पाए? ये जो पंचम में शनि का गोचर इस समय चल रहा है, करेंट ट्रांजिट इन 5th हाउस। देखिए शनि 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम गुरुजी एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें लगन जो है कर्क राशि का है, यहाँ मून हम देख रहे हैं कन्या लगन से। आप फिर से समझने का प्रयास करिए, ये ट्रांजिट इन्हीं का है कि किसी और का हो गया? लगन लगन कर्क ट्रांजिट उससे नहीं देखेंगे, कर्क लगन से। एक मिनट, इनका 9 मंथ्स और ट्रांजिट टुडे तो मैच कर रहा है। ये मेरे ख्याल से कोई दूसरा चार्ट खुल गया, रुकिए हम ट्रांजिट वाला ले आने दीजिए। ये है ट्रांजिट टुडे। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। सो ट्रांजिट टुडे में आप देखिए सेम थिंग यहाँ पे भी है, केतु का मून से कंजंक्शन है 4th हाउस। तो मून कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन को ही बताता है, तो वहां पे पीड़ा होगी मन में। ये 5th हाउस का प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे शनि तो है नहीं, शनि तो सप्तम भाव में चला गया है, स्वराशि का है। तो ये पार्टनरशिप के साथ कुछ डिटैचमेंट कराएगा, कोई संघर्ष कराएगा। जितने भी प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको हम लोग शुभ ग्रहों की स्टडी में नहीं लेते हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर उत्तेजनात्मक होता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चैलेंज क्रिएट करती है। इसको ऐसा समझना चाहिए कि अगर ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट जो शुभ ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति के जीवन में वो चैलेंज क्रिएट करेगा, वो चुनौती पेश करेगा, वो जिस भी भाव में गोचर कर रहा हो, जहां भी बैठा हो। और प्रायः आप लोग दो चीजों का हमेशा प्रेडिक्शन करना समझने का प्रयास करिए। व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, मन स्थिति चंद्रमा को बताएगी, व्यक्ति का भाग्य भाव कैसा है और सप्तम भाव, साथ ही साथ धन भाव को। कारण क्या है कि व्यक्ति के मन की स्थिति वो धन भाव पे निर्भर करती है। आप खुद भी अपने आप को चेक कर लीजिएगा, जिस दिन आपके पॉकेट में पैसे ना हो, बैंक अकाउंट में पैसे कम हो, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके अंदर 50 किस्म के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ट्रांजिट सबका सेम होता है, ट्रांजिट सबका सेम होता है, पर पोजीशन अलग अलग हो जाती है, प्लैनेटरी पोजीशन, हाउसेज अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो गया, चार्ट कहां से लगे? इसमें एक मुख्य विषय जो मुझे बताना था आपको, जिसको आप लोग समझिएगा, कि जब भी प्रेडिक्शन करने जाए, किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, तो 3 चीजों को मिलाइए। लग्न को मिलाइए, ये लग्न कुंडली है, नौमांश को मिलाइए और ट्रांजिट को मिलाइए। काफी प्रेडिक्शंस आपके लग्न से हो जाएंगे, उसके बाद जो बचते हैं वो नौमांश में चले जाइए, उसके बाद जो बचते हैं ट्रांजिट में। एक और कुंडली होती है जिसको भाव चलित कहते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं, इसको भी देख लीजिए। गुरुजी नौमांश के बारे में नहीं कुछ बताया आपने। आप शांतिपूर्वक बैठे रहे, अभी बताते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो भाव चलित कुंडली होती है, जैसे ये आपकी लग्न कुंडली देखिए, ये लग्न कुंडली है,
अब इन दोनों को मिलाइए, आप देखिए ये तो नवमांश हो गया, लग्न को ऊपर लिख जाएगी। ये लग्न कुंडली है ये वाली, और ये भाव चलित है। देखिए क्या कुछ डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। देखिए लग्न में मंगल जो है दूसरे भाव में, यहाँ पे थर्ड हाउस में आ गया। फिर वीनस जो है चतुर्थ भाव में है लग्न कुंडली में, लेकिन भाव चलित में वो पंचम भाव में आ गया। अब इसमें जो कोरिलेशन समझना है वो ये समझना है कि लग्न कुंडली कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ग्रह भाव चलित में जिस भाव में होगा उसी का फल देगा। ये सूत्र है। भाव चलित कुंडली में कोई भी प्लैनेट जिस भी पोजीशन में होगा, जब उसको फल देना होगा तो उसी भाव से संबंधित फल देगा। अब लग्न कुंडली में देखिए मंगल और राहु का कोई कंजंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन भाव चलित में आप चले जाएंगे तो क्या होगा, राहु, मून और मास ये तीनों एक साथ आ गए। उसी तरह भाव चलित में देखिए सन और वीनस का कंजंक्शन हो गया, एक ही हाउस में, जबकि लग्न में नहीं। जब आपको प्रिडिक्शन करना हो तो यू प्रिफर भाव चलित, आप भाव चलित को प्रिफर करिए, तब आपके प्रिडिक्शन सटीक बैठेंगे। अगर आप लग्न को प्रिफर करके प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे तो वो सब प्रिडिक्शन आपके गलत हो जाएंगे। D9 चार्ट, ये जो नौमांश होता है, ये 9th पार्ट ऑफ, जब आप किसी भी राशि का 9 पार्ट का डिवीजन करते हैं तो उसको नौमांश कहते हैं। 9th हाउस जो होता है व्यक्ति का भाग्य भाव होता है, भाग्य जिसको कह सकते हैं, धर्म कैसे कह सकते हैं, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी उसी में आ जाते हैं। ये जो D9 चार्ट बनता है, D9 इसका और D1 का मतलब लग्न कुंडली, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, उसमें ये निकालते हैं कि मनुष्य का भाग्य कितना बलवान। दूसरी बात ये करते हैं, कोई भी प्लैनेट अगर मान लो लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, इस वाली कुंडली में वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन आपके नौमांश में अच्छी स्थिति में आ जाता है, देन वो प्लैनेट स्ट्रांग होगा। ये एक कंक्लूजन इससे आता है। नौमांश अगर बहुत स्ट्रांग बन गया है D9 चार्ट, तो व्यक्ति को जीवन में गुरुजी ये जो भाव चलित और ट्रांजिट में क्या डिफरेंसेस है? अब भाव चलित गोचर का मतलब आपको समझ में आता है? नहीं, गोचर और भाव चलित क्या एक ही है या अलग अलग है? आप ऐसे समझिए, भाव चलित लग्न कुंडली ये दोनों संबंधित है। गोचर जो है प्लैनेट की आज की क्या पोजीशन है, वो है आज की स्थिति में। जैसे यहाँ पे देखिए गोचर इनका गायब हो गया, हम आपको दिखाते हैं, ये ट्रांजिट टुडे। तो आज की स्थिति में नीचे चला गया क्या, ये आज की स्थिति में प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हैं। जैसे ये व्यक्ति जब पैदा हुए थे तो इनका मंगल जो है द्वितीय भाव में था, लेकिन जब आज की स्थिति में मंगल चेक करेंगे तो मंगल इनका जो है 11th हाउस में गोचर कर रहा है, 11वें भाव में। आपको ये बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझो कि राशियों को फिक्स करके अगर हम प्लैनेट की पोजीशन लिखेंगे तो वो ट्रांजिट टुडे हो जाएगा। जैसे अगर हम आज हम पूछे कि मंगल किस राशि में है, बता सकते हैं? बड़ा अच्छा, वृषभ राशि में। मंगल वृषभ राशि में है, कुंभ राशि में, कुंभ हाँ राशि, वृषभ वृषभ राशि में, हाँ वृषभ राशि में। सूर्य किस राशि में है? 11वें घर में। सूर्य किस राशि में बताइए? पंचम। वृश्चिक। सूर्य वृश्चिक राशि में। गुरु किस राशि में है? मीन में। गुरु मीन राशि में। हाँ मीन राशि। शनि कुंभ राशि में है, चंद्रमा तुला राशि में है। तो ये जो प्लैनेट मकर राशि सर होती है, जैसे ट्रांजिट इज फिक्स कुंडली, पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजिट की कुंडली अगर हमारी बनाई जाए तो ऐसी बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि राशि बदल जाएगी मेरी। जो लग्न कुंडली है, हरिओम सर, बहुत अच्छा बताइए। अभी मैं क्लास ले रहे हैं, मुझे 30 मिनट लगेगा, आप 30 मिनट बाद कॉल करेंगे। तो होता क्या है कि अब सपोज कर लो आपसे ही एक उदाहरण लिया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया कि आपने जो है
कुंडली खोली और सामने से बैठा हुआ ज्योतिषी पूछ रहा है कि सूर्य आज किस राशि में। अब आप भौचक्के हो गए, कहां से पता है करें? कुछ नहीं करना है, ट्रांजिट टुडे खोल लीजिए, वो जिस जिस ग्रह को पूछे उस ग्रह को आप बताइए, ये तो सब सामने लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत आसान है विषय। हाँ जी सर। नहीं सर, मेरे को नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांजिट टुडे का मतलब होता है, ऐसे समझिए, ग्रह, प्लैनेट, ग्रहों की स्थिति हाँ, गुरुजी, गुरु ग्रहों की स्थिति किस कौन जोड़ी से साइन भाव में है, में? कौन सा ग्रह किस राशि में है, ये कहां से हम पता करें? ये ट्रांजिट टुडे बताएगा। अब हमको पता नहीं करना है मंगल किस राशि में। देखिए मार्स यहाँ लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर का मतलब वृषभ, टॉरस, हो गया खत्म। कोई पूछे ये बताइए जुपिटर कहाँ है, देखिए 12 नंबर लिखा है, मीन, स्पाइसेस में। सैटर्न कहाँ है, सैटर्न तो स्वराशि राशि का है। मून कहाँ है, तुला राशि में है। सन कहाँ है, वृश्चिक में है। मरकरी भी वृश्चिक है। तो ये जो ट्रांजिट टुडे वो दैट इज द करंट पोजीशन। अब अगर इसको हम भाव चलित से संबंधित करेंगे, भाव चलित, जब व्यक्ति पैदा हुआ था तो ग्रहों की जो स्थिति जिस भाव में थी वही भाव चलित, जब आदमी पैदा हुआ उस स्थिति को बताता है। और ट्रांजिट टुडे आज के ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ है, वो ट्रांजिट टुडे है। ट्रांजिट टुडे बदलेगा, आज का ट्रांजिट कुछ और होगा, कल का कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, चंद्रमा बदल जाएगा 2.5 दिन बाद। लेकिन भाव चलित और लग्न कुंडली ये व्यक्ति की स्थिर होती है, 3 कुंडलियां व्यक्ति की नहीं बदलती। ये लग्न नहीं बदलेगा, भाव चलित नहीं बढ़ेगा, नवमांश नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। और भी इसके बाद का दशमांश, सप्तमांश जो भी आप बनाते हो वो नहीं बदलने वाले। भाव चलित बदलता हुआ चला जाएगा, भाव चलित नहीं बदलेगा, बल्कि ट्रांजिट टुडे बदलेगा, गोचर, गोचर चेंजेस। इसी वजह से किसी भी जातक के प्रेडिक्शन में परफेक्शन ले आने के लिए गोचर को हमेशा देख लेना चाहिए। और 2 चीजें आप हमेशा कुंडली में चेक करिए, सूर्य और चंद्रमा को। और कहीं राहु केतु उसके भाग्य भाव में तो गोचर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि राहु केतु का गोचर भाग भाव, गोचर का मतलब स्थिति, करंट पोजीशन, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ती है, he has to face lot of difficulty। और उसी स्थिति में आपके पास वो आएगा। कोई भी जातक आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक वो दुखी ना हो जाए। कोई, आप इस बात को चेक कर लीजिएगा, जब तक व्यक्ति बीमार नहीं हो तो डॉक्टर पास जाता नहीं। तो इस स्थिति में वो आपके पास आ गया, तो आप उसको क्या करो, कुंडली को प्रॉपर्ली चेक करिए, कहां से कौन सी पोजीशन आ रही है, और फिर देन एंड देयर यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द पर्सन। आप उस व्यक्ति को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब सॉल्यूशन में जो समस्या आती है कि किसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। एक दिन में हम चर्चा कर रहे थे भाग्य को कैसे मजबूत किया जाए। आज का विषय जो है व्यक्ति को धन भाव को ठीक कैसे किया जाए, वेल्थ हाउस को ठीक करना है, वेल्थ मैनेजमेंट। ये वेल्थ मैनेजमेंट का टॉपिक हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द यूनिवर्स। हर व्यक्ति की यही समस्या है कि उसके पास धन कम है। किसी भी पूछिए, 1 करोड़ होगा तो भी कम होगा, 1 लाख रुपए होंगे तो भी कम है। मतलब हर व्यक्ति का यही स्टेटमेंट है, मेरे पास कम है। अब उसको वो बढ़ाना चाहता है, ही वांट टू इंक्रीज इट। तो उसमें हम और आप क्या सहायता कर सकते हैं, कैसे सहायता करेंगे? इसका सिंपल फॉर्मूला आप देखिए। आपको गोचर बिल्कुल नहीं देखना है, यू डोंट हैव टू सी द गोचर। आपको, आप चले जाइए लग्न कुंडली के पास, यहाँ आइए। अब इसमें जो है सेकेंड हाउस का ओनरशिप किसके पास है, ये द्वितीय भाव, यही आपका धन भाव। सेकेंड हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ, 5 नंबर है। इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सूर्य। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम कहें कि इस व्यक्ति के जीवन में धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपली उपाय है अपने सूर्य को मजबूत करें। धन तो सूर्य के अधीन है इसका। जो उपाय इस व्यक्ति को करने चाहिए अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं वही करने पड़ेंगे जो सूर्य को मजबूत करे। और इसमें एक बहुत प्रबलता आती है कि उपाय के साथ व्यवहार का समन्वय। कारण क्या है? सूर्य तो व्यक्ति की आत्मा है। तो अगर यह व्यक्ति सच्चा रहेगा अपने जीवन के प्रति, तब इस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा। अगर यह व्यक्ति झूठा रहेगा तो कितना भी सूर्य को जल दे दे, गायत्री मंत्र का जप कर ले, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले, इसके जीवन में धन नहीं आएगा। दूसरा बिंदु,
धन का कारक दसम भाव भी व्यक्ति का होता है, ये समझिए। 25/12 × 8। 10th हाउस इज अ सोर्स ऑफ मनी। जो धन क्रिएट होता है वो कर्म ही धन में परिवर्तित होता है। जो आप काम करोगे वही धन में परिवर्तन होगा। तो इसमें 10th हाउस के ओनरशिप को चेक करो, मंगल। एग्जैक्टली इस कुंडली में अगर मंगल की पोजीशन हम लोग देखने जाते हैं तो ये धन भाव में है। देखिए ये मंगल वास्तव में अगर यह व्यक्ति कर्म करेगा तो इसके पास धन आएगा, यही बता रहा है। मंगल का द्वितीय भाव से संबंध होना ये बात स्पष्ट कर देता है कि अगर आप मेहनत करोगे तभी धन आएगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कराइए, आप इनके कर्मों के प्रति आशावान बनाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, ओम हंग हनुमते नमः का पाठ कराइए, मंगल के उपाय कराइए। अगर ये कर्म में ध्यान नहीं देंगे तो इनके पास धन नहीं है, ये आपको बोलना पड़ेगा। दैट शुड बी ट्रू। एक और कुंडली आपको दिखाते हैं। सर एक बार बोल दूंगा बीच में। बोलिए बोलिए। सर जिस व्यक्ति के ये अगर दूसरा तीसरा चौथा खाना अगर कोई प्लानेट ही ना हो तो उसको कोई उपाय नहीं करना चाहिए? अरे भाई यहाँ खाना नहीं देखना है, आपको देखना मतलब भाव में आपको आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए। हम लोगों को ग्रह की पोजीशन नहीं देखनी है। आप ऐसे समझो जैसे ये वाली कुंडली देख लीजिए, अब हम इसमें सारे ग्रहों को बिठा दें। मान लो इसमें कोई ग्रह नहीं है, बिठा दीजिए सब, बिना ग्रह की कुंडली बन जाए। कोई ग्रह दिख रहा है इस समय? कोई नहीं दिख रहा। अब इस कुंडली के बारे में आपको प्रेडिक्शन करना हो कि धन भाव का स्वामी कौन है, तो आप सेकेंड हाउस में जाइए। कौन सी नंबर लिखी है? 10 नंबर। 10 नंबर कौन सी राशि हुई? 10 नंबर कौन सी राशि हुई? मकर। मकर सर स्क्रीन सर पे कुछ दिखाई दे नजर रहा नहीं है। आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रही। कुंडली नहीं दिख रही सर। कुंडली दिखेगी, आप कुछ परेशान मत होइए। अब दिख रही है कुंडली? दिखी नहीं हाँ दिखी। जी सर। जी सर। अब दिखी, अब दिखी। अब देखिए। अच्छा चलो चलो। अब देखो समझना क्या है कि हमको ग्रह नहीं देखना है। देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ग्रह नहीं देखने हैं। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जैसे कुंडली खुलती है हम ग्रह देखना शुरू कर देते हैं। ग्रह नहीं देखना है। क्या देखना है? उस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, वही उस व्यक्ति के उस पर्टिकुलर इवेंट का कारक है। फॉर एग्जाम्पल अगर धन के विषय में हम चर्चा करें तो सेकेंड हाउस में 10 नंबर लिखा है। ये मकर राशि हुई। मकर राशि का स्वामी क्या हुआ? शनि। शनि। तो यह शनि है, यही इस व्यक्ति के जीवन में धन का कारक है। अब ऐसे अब शनि स्वराशि का बैठा है। देखिए अब ग्रह को देखना है। पहले तो जानिए कि इस धन का कारक कौन है? शनि। अब शनि के जातकों में जो धन के कारक होते हैं और हर चीज बहुत धीमे धीमे होगी। इनसे अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि हाँ मेरे जीवन में स्लो प्रोग्रेस में धन आ रहा है, या फिर इनको जो इनकम प्राप्त होगी वो स्टेडी होगी। एक लगातार कुछ पैसे आते रहे, धीरे धीरे आएंगे बहुत बढ़ जाएंगे। अब हमारा जो विषय था जिसपे हम फोकस कर रहे थे कि इन कुंडलियों को देख करके हम धन भाव को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब धन के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करेंगे धन भाव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। धन के स्वामी की स्थिति को चेक करिए। तो सबसे पहले धन का स्वामी कौन है यही जानना चाहिए। कारण क्या है कि अभी भी कुछ लोग जो है ग्रह को देखना शुरू कर देते हैं। हमें ग्रह नहीं देखना, पहले राशि देखनी है। फर्स्ट वी विल सी राशि। एक और कुंडली दिखाते हैं। अब एक काम करिए, इसमें चेक करिए धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। 9 नंबर। बृहस्पति। धनु राशि। गुरु राशि। गुरु। इसमें धन भाव का स्वामी बृहस्पति। हो गया। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। बस अब यहाँ पे 3 विषय। अब आपके दिमाग में मेरे ख्याल से 7-8 विषय हो गए हैं कुंडली खोलने के बाद। पहले हम लोग लग्न चेक करेंगे, फिर राशि चेक करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी को चेक करेंगे, धन भाव के स्वामी को चेक करेंगे, फिर उपाय बताएंगे। इसमें तो 15 लाइन तो आप बोल ही सकते हैं।
नहीं बोल सकते। आइए किसी को सर ये इष्ट देव को कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव का स्वामी, ये ओके सर। फिर इसके जो देवता होंगे वही इष्ट देव हो। अगर इसमें समस्या क्या है, समस्या इस बात की आती है कि कभी भी इष्ट आराध्य किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। उससे पूछिए आप क्या करते हो सुबह उठ के, तो बताएगा हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जो भी करता हो उसी से जोड़ दीजिए। कारण क्या है कि मन जो है इधर उधर ले जाएंगे तो उसके बाद उस व्यक्ति का मन दौड़ेगा, तो जहां लगा हुआ वहीं लगाइए उसको। और अपने इष्ट और आराध्य को जब कोई व्यक्ति सॉरी संबल देता है तो व्यक्ति की आत्मिक शक्तियां बढ़ती हुई चली जाती। ऐसे होता क्या है कि सामान्यतः लोगों के जीवन में कठिनाइयां, हर व्यक्ति के जीवन में, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में डिफिकल्टी हो, पर गुरुजी हाँ जी एक बात बताइए, अगर किसी के नवम भाव में शनि और केतु है मान लीजिए, तो उनका इष्ट देव कौन होगा? अब आप समझ ही नहीं पाए। हम कह रहे हैं पंचम भाव के स्वामी, अब नवम भाव में चली गई। पंचम भाव में कोई कुछ ना हो और शनि की राशि हो, मतलब तुला लग्न है तो कुंभ राशि है। तो शनि भगवान तो हो गए ना पंचम भाव में। अगर कुंभ राशि में शनि भगवान हो कराइए। सबसे पहले ध्यान से समझिए, पहले कुंडली खोलिए, कुंडली खोलने के बाद सारे ग्रहों को मिटा दीजिए। ध्यान से समझिए, नहीं तो आप तो कुंडली पढ़ ही नहीं पाएंगे। सारे ग्रह देखेंगे, जैसे ये है ग्रह, मिटा दीजिए, मिटाइए सही बोले गुरु। सब मिटा दीजिए। जब सब मिट जाते हैं, अब उसके बाद अपना दिमाग लगाइए, अब क्या करना है। अब आप एक पेन ले लीजिए, लिखिए धन भाव का स्वामी, तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया गुरु। भाग्य भाव का स्वामी, नौवें भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा। इस तरह पढ़ाई करेंगे, नहीं तो सारा ग्रह देखेंगे परेशान हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद करेंगे इसका फलादेश क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है। ज्योतिष आसान विषय नहीं है। अगर इसको हर तरफ से खोलेंगे तो उलझ जाएगी, इसको धीरे धीरे एक तरफ से खोलेंगे तो उलझेगी नहीं। तो उसको खोलने का तरीका क्या होता है, पहले व्यक्ति का लग्न, उसके बाद राशि, उसके बाद उसकी समस्या। जब व्यक्ति समस्या करेगा तो आपसे प्रश्न पूछेगा। कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता कि हमारा भविष्य बता दीजिए, ऐसा कोई किसी का। दूसरा भाव और 10वें भाव का संबंध बता दीजिए एक बार फिर। किसका? दूसरा भाव और 10वें भाव का संबंध। वो तो हम आपको पढ़ाए थे। देखो, एक कर्म है, एक धन है। कर्म ही व्यक्ति के धन में बदलता है ना। ये जो कर्म भाव होता है ये चेंज होके धन बनता है। ये डायरेक्टली यहां से नहीं जाता है, ये लाभ में भी जाता है। होता क्या है ये जो 9, 10, 11, 2, आप ऐसे समझिए, 2, 9, 10, 11, नौवां भाव व्यक्ति का भाग्य है। अब समस्या इस बात की आती है, भाग्यवान व्यक्ति को कम परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में परिश्रम कर लिया है, तो उसका भाग्य तेज है। अब तेज है तो उसके जीवन में उन्नति ज्यादा होती है, तो वो व्यक्ति जो है कम परिश्रम से अधिक लाभ लेगा। और होगा क्या कि दूसरा भाव उसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसी में एक समस्या आ जाती है, 12वां घर, 12th हाउस। 12th हाउस खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 रुपए कमा रहा हो और 30 रुपया खर्चा कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसके साथ, वो उसका छठा घर एक्टिवेट हो जाएगा। ये 5 रुपए माइनस इसमें जाएंगे। अब उसके पास कर्ज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों का बैलेंस करना